यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3 और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है क्या, समझते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो मुख्य रूप से प्रश्न 2 में भी आपको पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, मतलब आपको भाग की ही क्रिया करनी है बहुपदों की। फिर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ये वाली जो लाइन है इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। यदि शेषफल शून्य आता है, यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो हम कह देते हैं कि प्रथम बहुपद, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, वह गुणनखंड है द्वितीय बहुपद का जिसमें हम भाग दिया जाता है। आइए हम देखते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जो कि इस सवाल के लिए जरूरी है। वह है हमारा कि गुणनखंड। तो इसको हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 20 और गुणनखंड जो होते हैं वो संख्या से बराबर होते हैं या फिर संख्या से छोटे होते हैं। यदि हम संख्या 20 के गुणनखंड की बात करते हैं तो 20 के जो गुणनखंड होंगे वो या तो 20 भी होगा और 20 से छोटे ही होंगे। क्लियर है कि संख्या के गुणनखंड वह संख्या और उससे छोटे होते हैं। तो गुणनखंड चालू होते हैं आपके 1 से और फिर अधिकतम कितने जाते हैं 20 तक। अब हम कुछ संख्या लेते हैं जैसे कि 5, 6, 8, 10। अब हम इन संख्याओं से 20 को भाग देते हैं। 20 को हम भाग देंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 चौक 20, शेषफल कितना आ गया 0। क्योंकि 20 को 5 से भाग देने पे शेषफल 0 आया, इसलिए हम कहेंगे कि जो 5 है वो गुणनखंड है किसका, 20 का। क्लियर है, मतलब गुणनखंड से संख्या को भाग देने पर शेषफल 0 आता है। अब यदि हम 6 से भाग देते हैं 20 को तो 3 बार जाएगा, 6 3 18 बचे 2। तो शेषफल यहाँ पे 0 आया क्या, नहीं। तो शेषफल 0 नहीं आया तो क्या 6 गुणनखंड है 20 का, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो क्लियर है कि किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या होते हैं जिससे दी गई संख्या को भाग देने पे शेषफल शून्य आता है। क्लियर है, और जिसके लिए शेषफल शून्य नहीं आता है वह गुणनखंड नहीं होता है। तो गुणनखंड एक और उस संख्या के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो आइए प्रश्न पहला देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बहुपद को t की घात 2 ऋण 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है जो आपका पहला बहुपद है वही हमारा क्या होगा, भाजक होगा। तो भाजक बराबरी से t की घात 2 ऋण 3। आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में t की घात 2 ऋण 3 जो पहला बहुपद है वही हमारा भाजक होगा जिससे हमको भाग देना है, और जिसमें भाग देना है उसको भाज्य कहते हैं। वह ये हो जाएगा हमारा। तो भाज्य बराबरी से 2 t की घात 4 धन 3 t की घात 3, फिर है ऋण 2 t की घात 2 ऋण 9
टी ऋण 12। हाँ, इसको भाग वाले रूप में लिख लेते हैं। जैसा हम पिछले प्रश्न में और पिछली क्लासों में सीखा है वैसे ही करेंगे। टी की घात 2 ऋण 3 हमारा भाजक और भाज्य है 2 टी की घात 4 धन 3 टी की घात भी 3 ऋण 2 टी और उसकी घात भी 2, फिर ऋण 9 टी ऋण 12। तो हमने दोनों बहुपद लिख लिए। अब हम भाग देंगे। तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि हम क्या करते थे कि जो हमारा इस बहुपद का पहला पद है उसको हम भाग देते थे हमारे भाजक के पहले पद से। तो जो भी आता था उसको हम यहाँ भागफल में प्रथम पद में लिखते थे और फिर उसको हम इस भाजक में गुना करके यहाँ नीचे लिखते थे और फिर हल करते थे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी टेक्निक चेंज करेंगे, है वैसे ही। यहाँ पर हम गुने वाली टेक्निक से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या है 2 टी की घात 4। तो यहाँ पे इस पहले पद में हमें ऐसी चीज़ का गुना करना है कि वो क्या बन जाए 2 टी की घात 4 बन जाए। तो सिंपल है, यहाँ पे संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए हमें 2। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 2 और फिर यहाँ पे टी की घात 2 और यहाँ पे टी की घात कितनी है 4। तो 4 में से 2 हटा देंगे तो कितने बचे 2, मतलब 2 टी हमें चाहिए, मतलब टी की घात 2 चाहिए। तो टी की घात 2, क्योंकि गुना करते हैं तो घातें जुड़ती है, इसलिए हम सीधे घातों को घटा लेंगे और जितना बचेगा उतना हम यहाँ लिख लेंगे। मतलब 2 टी की घात 2 का हम गुना करेंगे टी की घात 2 में, तो आपको क्या मिल जाएगा 2 टी की घात 4, क्योंकि 2 का 2 जैसे कि वैसा। टी की घात 2 और टी की घात 2 गुना होगी तो जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा टी की घात 2 और 2 4। तो स्पष्ट है। तो आइए 2 टी की घात 4 का हम इसमें गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 टी की घात 4 और ऋण, इसको हम टी की घात 2 के नीचे ही लिख देते हैं ताकि हल करने में आसानी रहे। 2 टी की घात 2 का गुना ऋण 3 में, तो धन ऋण 3 दूनी 6 टी की घात 2। अब हम खींचेंगे लाइन। अब इसके बाद क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, घटाते हैं भाग की विधि में तो लगा देंगे ऋण का चिन्ह। अब पदों के चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब धन, तो धन का हो जाएगा ऋण और ऋण का धन। अब दोनों पद समान हैं परंतु चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल। अब घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ी घात वाला पद, तो बड़ी घात वाला पद है आपका 3 टी की घात 3। इसके साथ में घात 3 वाला कोई पद नहीं है नीचे, तो जैसे कि वैसा रहेगा, हल नहीं होगा। और धन के चिन्ह को पहले पद में छोड़ देंगे, 3 टी की घात 3। फिर इसके बाद टी की घात 2 वाला, तो ऊपर भी है टी की घात 2, नीचे भी है, तो आपस में हल हो जाएंगे। तो समान घात वाले पदों को हम आपस में जोड़ते या घटा सकते हैं। तो ये ऋण में है और ये धन में है, तो चिन्ह विपरीत तो संख्या घटेगी, तो 6 में से 2 गया 4 टी की घात 2, चिन्ह बड़े नंबर का मतलब धन का यहाँ लिख लेंगे। फिर टी वाला तो ऋण 9 टी और ऋण 12 जैसे का वैसा, क्योंकि नीचे कोई संख्या या पद नहीं है इन दोनों से हल होने के लिए। अब हम हल कर चुके हैं ये वाली स्टेप को। तो यहाँ पे पहला पद है 3 टी की घात 3 और यहाँ पे टी की घात 2। तो इसमें क्या गुना करें कि 3 टी की घात 3 बन जाए। तो पहली चीज़ यहाँ पे धन चिन्ह है पहले पद का, तो जो पहले पद का चिन्ह होगा वही हम यहाँ पे भी लिख देंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो किसका गुना करेंगे हम 3 का, तो यहाँ पे बन जाएगा 3
और फिर यहाँ पे टी की घात 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी घात और चाहिए 3 करने के लिए? 1, मतलब टी की घात 1 मतलब टी रहेगा, तो 3t का गुना करेंगे टी की घात 2 में, तो 3t की घात 3 बन जाएगा, मतलब ये सही है। तो 3t का गुना करते हैं हम इसमें, तो 3t का गुना टी की घात 2 में, तो 3 का 3 और t का गुना हो जाएगा टी की घात 2 में, तो हो जाएगा टी की घात 2 और 1 3, फिर 3t का गुना ऋण 3 में, धन ऋण ऋण क्या हो जाएगा 3 3 का 9 टी। अब खींच लेंगे हम लाइन। अब क्योंकि पदों को घटाएंगे तो इसलिए ऋण का चिन्ह पे चिन्ह बदलेंगे, ऋण और धन हो जाएगा। इसके बाद समान पद है तो आपस में कैंसिल। बड़ी घात वाला पहला पद ये लिख लेंगे, तो 4 टी की घात 2। अब ये भी ऋण में और ये धन में और समान पद है, तो ये भी आपस में हम क्या कर देंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। तो बचा हमारे पास केवल ऋण 12। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है 4t की घात 2 और यहाँ पे t की घात 2, तो t की घात 2 को 4t की घात बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, एक 4 लगेगा। तो पहला चिन्ह यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब धन, तो यहाँ ऊपर भी हम लिख देंगे धन, मतलब पहले पद का जो भी चिन्ह रहेगा यहाँ के वो यहाँ आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4 का गुना कर देंगे तो 4t की घात 2 बन जाएगा, मतलब ये वाला पद बन जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4। तो जिस भी चीज़ का गुना करने पे ये प्रथम पद बनता है वही हमारे भागफल में हम लिखते चले जाते हैं। धन 4 का t की घात 2 में गुना होगा तो हो जाएगा आपका 4 t की घात 2। फिर धन 4 का गुना ऋण 3 में, तो धन और ऋण ऋण 4 3 12। फिर नीचे आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद चिन्ह बदल लेंगे, तो घटाने का चिन्ह लगाया, फिर चिन्ह बदलते पदों के। अब ये धन में है ये ऋण में है तो ये भी कैंसिल, ये ऋण में है और ये है धन में, ऋण है तो धन होगा, तो ये दोनों भी कैंसिल, मतलब कितना आ गया आपका शेषफल 0। क्योंकि शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है। क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।